अच्छा, तो रीनल डायलिसिस की बात कर रहे थे। रीनल डायलिसिस में क्या है कि आपकी बॉडी के जो आपका ब्लड जो है उसमें से टॉक्सिन वगैरह को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, उसमें ब्लड टॉक्सिन वगैरह को फिल्टर किया जाता है वाया आर्टिफिशियल मशीनरी। आपका अपना किडनी जो है, जो नॉर्मल किडनी था, वो आपका फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब क्या करें, आपके उस डिजीज किडनी का क्या करेंगे कि फंक्शन अब कोई मशीन परफॉर्म करेगी, ताकि वो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो है वो हो सके, क्योंकि आपके ब्लड वैसे जो टॉक्सिन वगैरह हैं उसको बारहा मुसलसल निकलना चाहिए। जब तक वो नहीं निकलेंगी आपके ब्लड के अंदर कॉन्टेमिनेशन होना शुरू हो जाएगी और बदले में हर वो डिजीज पैदा होने शुरू हो जाएगी जिसको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और नुकसान ये कि सबसे बड़ा नुकसान ये कि ब्लड बोर्न डिजीजेस जो हैं, या जैसे कह सकते हैं कि आपके खून की बीमारियां वगैरह, वो सब कुछ यानी कि काफी किस्म की बीमारियां जो है आपको लग सकती हैं। तो ये जो है रीनल डायलिसिस की बात करें तो ये शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा डायलिसिस लोग करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एक बंदा जिसका किडनी जो है वो खत्म हो चुका है। तो पहले वक्तों में तो लोग कहते थे कि जी अब ये तो खत्म हो, बंदा ही खत्म हो गया इसका पहले तो पता नहीं चलता कि किडनी खराब हो गया, लेकिन ये कि अगर पता भी चल जाए कि किडनी खराब है तो क्या है कि उसका डायलिसिस वगैरह तो नहीं होता। अब उसको जो है बदल में क्या है कि मौत कबूल करनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है कि डायलिसिस के जरिए इसकी लाइफ को एक्सटेंड कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप कहते हैं कि पहले लोग मर जाते थे तो अब नहीं मरते, लेकिन कि डायलिसिस के इस्तेमाल से जो लाइफ का ग्राफ है वो कंटिन्यू तो रहता है, लेकिन वो हमेशा नीचे की तरफ भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो है बिल्कुल एंड स्टेज ऑफ लाइफ पे पहुंच जाएगा। तो ये है कि जो डायलिसिस की जाते हैं वो अमूमन डिक्लाइन लाते हैं ग्राफ के अंदर। जो आपकी हेल्थ है, जो आपकी सेहत है, उसमें डिक्लाइन लाते हैं, क्योंकि जो इसकी वजह क्या है कि वो आपकी जो नॉर्मल हेल्थ है उसमें डिक्लाइन आने की वजह क्या है कि ये जो बाहर मशीनरी आप यूज कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती जितना आपके किडनीज होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली डिजाइंड होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, इसकी एक दूसरी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि जो डिलीवरी के बाद, यानी कि बच्चे के पैदा होने के बाद 2 से 3 दिन के लिए माँ का जो दूध होता है उसमें काफी ज्यादा एंटीबॉडीज होती है। अब वो एंटीबॉडीज जो है वो आपको किसी मार्केट के अंदर नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो किसी मार्केट के अंदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो माँ की बॉडी से आता है, और माँ की बॉडी को पता होता है कि कौन 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 से जीन इसके अंदर प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडीज को मिल चुकी हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडीज को नहीं मिली। हर वो चीज जो है वो एक्यूरेट डिसीजन के अंदर मदर बॉडी को पता होता है। तो वो क्या करती है कि फिर ब्रेस्ट में जाके एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती है, ताकि वे बेबी जो है करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाए और कुछ डिजीज के लिए क्या है कि इम्यून हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो दो किस्म के तो हम ये बात कर रहे थे कि डायलिसिस जो है वो डिक्लाइन आते हैं, तो उसकी वजह ये है कि ये जो आप आर्टिफिशियल डायलिसिस करते हैं, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये 100% परफेक्ट नहीं होता। तो कुछ ना कुछ जो है वो नुकसान आपको होता रहेगा। सही है। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे रीनल डायलिसिस की। रीनल डायलिसिस क्या है? रीनल डायलिसिस है कि आपके ब्लड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी फ्लो करके जा रहा है उसमें से टॉक्सिन को फिल्ट्रेशन करना है। ठीक है, कि टॉक्सिन की फिल्ट्रेशन जो है विद एनी आर्टिफिशियल मशीनरी फ्रॉम योर ब्लड, इसको कहते हैं जी डायलिसिस, रीनल डायलिसिस। ठीक है, जो काम आपके किडनी कर रहे थे अब वो हो सकता है कि डिजीज हो गए हों, उसमें कोई कोई ना कोई ऑबनॉर्मेलिटी आ गई है, तो उसकी वजह से आप आर्टिफिशियल यूज करेंगे, किडनी यूज करेंगे, या उसकी तरह एक मशीन यूज करेंगे जिसे डायलाइजर भी कहते हैं। तो वो क्या करेगी कि वो फिल्ट्रेशन का काम करेगी आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ये जो डायलिसिस आप करते हैं ये इतने परफेक्ट नहीं होते कि आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन को फिल्ट्रेट कर सकें, इसीलिए ये आपकी हेल्थ के अंदर जो है एक डिक्लाइन ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। यानी कि होता ही है कि आपकी सेहत जो है आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो रीनल डायलिसिस की
दो टाइप्स होती हैं, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा है हीमोडायलिसिस। तो हम बारी बारी इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियम एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एक ऐसी मेम्ब्रेन ही है जिसने आपके एब्डोमिनल कैविटी को जो है वो कवर किया होता है। ठीक है, ये आपको जो है देखें रेड कलर की नजर आ रही है। ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर की नजर आ रही है, ये यहाँ पे तकरीबन तकरीबन पेरिटोनियम कैविटी होती है। अब पेरिटोनियम कैविटी की का एक फायदा हम उठाते हैं पेरिटोनियम डायलिसिस के अंदर। ठीक है, पेरिटोनियम डायलिसिस का हम एक फायदा उठाते हैं और उसमें क्या है कि एक डायलाइजर जो है, यानी कि सोल्यूशन डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, डायलाइसेट कहते हैं, सॉरी डायलाइसेट कहते हैं। और इस डायलाइसेट जो यहाँ पे मौजूद है, ये कैथेटर के जरिए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डाला जाता है और ये डायलाइसेट जो है इसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतने बड़े मॉलिक्यूल होते हैं कि वो पेरिटोनियल कैविटी को क्रॉस नहीं कर सकते बाहर की तरफ। तो होता ही है कि पेरिटोनियम कैविटी जो है उसी के अंदर रहते हैं। यानी कि यह है कि आपके आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है एक शॉपर टाइप मटेरियल जो है वो भर जाता है डायलाइसेट मटेरियल से। तो डायलाइसेट के अंदर क्या है कि एक लिक्विड सोल्यूशन मौजूद होगा जिसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन उसमें क्या, जब वो जो पेरिटोनियम कैविटी है इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उसमें जब ब्लड फ्लो करता है तो होता क्या है कि ये जो आपके ब्लड में से टॉक्सिन वगैरह है, जो चीजें फिल्टर होनी चाहिए थी, वो उस डायलाइसेट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, वो उस डायलाइसेट के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद, यानी कि जब एक्सचेंज का मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, तो एक दूसरे डायलाइजर की मदद से, कैथेटर की मदद से उसको बाहर निकाल दिया जाता है मटेरियल को, और यूं आपका जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो दो प्रोसेस चलते हैं, एक होता है एक्सचेंज और दूसरा होता है ड्वेल। एक्सचेंज में क्या है कि जब डायलिसिस आपकी बॉडी के अंदर होता है और आप उसे अंदर डाल रहे हैं, फिर आप उसको निकाल रहे हैं, दैट इज एक्सचेंज। और ड्वेल के अंदर क्या है कि जो आप जब वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है डायलिसिस, तो वो जो एक्सचेंज कर रहा है मटेरियल का, कि जो मटेरियल ब्लड से आ रहा है और जो कुछ अगर एलिमेंट उसमें वापस जा सकते हैं, तो वो सारा जो मैकेनिज्म है वो ड्वेल के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि जब तक डायलिसिस आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है उसको कहते हैं ड्वेल, और जब आप उसे बॉडी के अंदर डाल रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सचेंज। ठीक है, अब पेरिटोनियल डायलिसिस की खास बात यह है कि ये मोबिलिटी आपको देता है कि आप घूम फिर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि आपके साथ अटैच रहेगा, आप जैसे कहीं भी घुमा के साथ लेके जा सकते हैं। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको कामों से नहीं रोकेगा, जस्ट ये अपना काम करता रहेगा और आप अपना काम करते रहेंगे। लेकिन क्या है कि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना हीमोडायलिसिस है। ठीक है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो क्योंकि आपकी एब्डोमिनल कैविटी जो है वो काफ़ी मतलब एज कम्पेयर टू आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एरिया रखती है। तो डायलिसिस जो है हो सकता है कि सारा के सारा ब्लड जो है उसमें फिल्ट्रेशन ना कर सके। तो ये है कि इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हीमोडायलिसिस होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास पेरिटोनियल डायलिसिस। ये पेरिटोनियल डायलिसिस इसलिए कहते हैं कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है उसके उसके अंदर किया जाता है। और अच्छा, वर्किंग मैकेनिज्म ये है कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि एक किस्म की एब्डोमिनल कैविटी जो है वो ड्रा कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है कि इसके इर्द गिर्द क्या है, ब्लड वेसल्स मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और पास होके जा रही हैं। लेट्स सपोज मैं इधर से वैसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, और जो कैथेटर डाला गया है इसके अंदर यहाँ से इस तरह, अब वो इसको एक लिक्विड मटेरियल से भर देगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, लिक्विड मटेरियल से भर देगा इस तरह से, जिसे आप कहते हैं डायलाइसेट। अब होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, फॉर एग्जांपल साल्ट की बात करते हैं या वाटर की बात करते हैं, तो वो ब्लड में से मूव करके, यानी कि उस कंसंट्रेशन के हिसाब से मूव करके डायलाइसेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, डायलाइसेट के अंदर जाना शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
तो यूं कुछ हिसाब से ये उसमें प्रोग्रामेटिकली जो है वो सोल्यूशन के अंदर फेड कर दिया जाता है कि कितनी आपने एब्जॉर्प्शन करनी है, यानी कि सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बिना के ऊपर ये मालिक्यूल जो है वो ब्लड से डायलाइसेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जब उसके अंदर आ जाते हैं तो कुछ टाइम बाद होता ही है कि एक आप जो है एक दूसरा कैथेटर लगाते हैं इधर से, और वो एक दूसरे एक दूसरे कंटेनर के अंदर इस डायलाइसाइड को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो ये है कि ब्लड में से जो है टॉक्सिन वगैरह जो है, जो वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए वो मूव करके डायलाइसाइड के अंदर आ जाती हैं। बाकी इसमें इतना इतना कोई डिटेल्ड प्रोसेस नहीं है कि जैसे आप कहते हैं कि बिहाइंड द कॉन्सेप्ट कोई ऐसी बात है जिसको जो है बयान किया जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बिना के ऊपर जो है वो टॉक्सिन मटेरियल जो है, क्योंकि वो डायलाइसाइड के अंदर मौजूद नहीं होता, तो वो ब्लड से मूव करके आ जाता है डायलाइसाइड के अंदर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बाहर से एक मशीनरी लगाते हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं होती, यानी कि अब क्या है कि वो एक ऐसी किस्म इस किस्म की मशीन होती है जी, डायरेक्टली एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो ट्यूब जो है वो डाल दी जाती है, वो जैसे कैथेटर कहते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डाल दी जाती है, वो उसको भर दिया जाता है ना उस डायलाइसाइड के अंदर। डायलाइसाइड से वो जो आपकी कैविटी है, पेरिटोनियल एब्डोमिनल कैविटी है, उसके अंदर जो आपको मिलेगी पेरिटोनियम, तो उसको भर दिया जाता है, यानी कि सोल्यूशन से भर दिया जाता है। अब जो उसके जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें से मटेरियल उसके अंदर आ जाएगा, फिर आप दूसरी ट्यूब लगा के उसको निकाल लेंगे। नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि एक जो है वो पूरा का पूरा ड्राउन डाल देते हैं, इतना इतना ज्यादा भी नहीं डालते कि जस्ट जो है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो। ठीक है, दूसरे आर्गन को डिस्टर्बेंस नहीं होती, लेकिन ये है कि इनका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट रहता है। जो मैंने आपको कहा था ना कि जो लाइफ का ग्राफ है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह एक ये भी है कि आप डोनल कैविटी को किसी और मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है कि एक मैं आपके सामने एक मशीन ड्रा करता हूँ इधर से, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, और इसके अंदर आपको इस तरह से चैम्बर से नजर आएंगे। ठीक है, ये क्लोज है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से एक कैथेटर बाहर आता है और आ, दूसरा कैथेटर भी साथ ही लगा लें। अच्छा, यहाँ पे आपका बाजू आ गया जिस बंदे को डायलिसिस करवाना है। ठीक है, ये बाजू आ गया और ये बाजू में से ब्लड लेके मैं एक मिनट दूसरा कलर चूज कर लूँ। अच्छा, ये ब्लड आ गया और उसको यहाँ पे फिल कर दिया जाता है इस जगह के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा आपका ब्लड आ जाता है, लेकिन जिस्म से बाहर आता है और यहाँ पे रेगुलेट करता है, आगे पीछे जो है मूव करता है। और ये जो आपको बीच में चैम्बर से बने हुए नजर आ रहे हैं, ये मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन के बने होते हैं, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला। तो यहाँ पे जो क्या है, फ्लूइड मौजूद होता है पहले से ही, जिस तरह पेरिटोनियल के अंदर मौजूद था डायलाइसाइड, तो यहाँ पे भी जो है वो लिक्विड मटेरियल जो है वो मौजूद होगा। अब जो ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसमें से आयंस जो है वो मूव करके इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वो जो आयंस मौजूद हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, और साथ साथ ब्लड जो है वो फिल्टर होके आपकी बॉडी के अंदर यहाँ से जा भी रहा होगा। ठीक है, तो ये है कि आपका ब्लड जो है वो कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, वहां से जो है एक मशीनरी जो है जिसे डायलाइजर कहते हैं। ठीक है, जिसे डायलाइजर कहते हैं, वो क्या करती है कि उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है कि ब्लड में से कुछ मटेरियल जो है वो अपने अंदर ले लेती है, और जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो बाकी वो ब्लड जो है फिर जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। तो ये जो है एज कम्पेयर टू पेरिटोनियल डायलिसिस उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो है थोड़ा ज़्यादा मैनुअली कंट्रोल है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर किया जाता है, दूसरा ये है कि वो बाहर परफॉर्मेंस की जाती है उसकी,
और डायलाइजर के अंदर परफॉर्मेंस की जाती है, और उसमें कुछ आपको मैनुअल कंट्रोल मिलते हैं करने के लिए। अच्छा, अब ये है कि डायलिसिस जो की जाते हैं, दोनों की बात करते हैं, तो उसमें से आपको क्या-क्या हो सकता है? तो आपको इन्फेक्शंस के चांसेस हो सकते हैं, हेपेटाइटिस का चांस जो है वो ज़्यादा हो सकता है। हेपेटाइटिस या ब्लड बोर्न डिजीज़, ऐसी डिजीज़ेज़ जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो कहते हैं ना कि किसी को सिरिंज लगी है, तो वो सिरिंज अगर आप किसी और को लगाएँगे तो उस पहले वाले बंदे की डिजीज़ दूसरे को लग जाएगी। यानी कि वो उस डिजीज़ को कहते हैं, खून से जो बीमारियाँ फैलती हैं उनको ब्लड बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जैसे HIV वगैरह हो गया, ठीक है। तो तो क्योंकि आप एक एक्सटर्नल मशीन यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड बॉर्न कंडीशन जो है वो पैदा हो सकती है। ब्लड वेसल्स जो है आपकी, वो क्या हो सकती हैं, वो डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि आप रोजाना जो है वो उसके अंदर लगा रहे हैं, कैथेटर लगा रहे हैं, तो करते करते होता ही है कि आपकी ब्लड वेसल्स वो जो हीलिंग का प्रोसेस करती हैं वो मुकम्मल नहीं होता, आप फिर से जो है वो डाल देते हैं, तो होता ही है कि वो ब्लड वेसल्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं। और साथ में जो आपके ब्लड सेल्स हैं, जिनकी फिल्ट्रेशन वगैरह नेचुरल सिस्टम में होनी चाहिए थी, अब वो मशीन के जरिए जो इनकी फिल्ट्रेशन हो रही है, तो उनको भी माइक्रोस्कोपिक डैमेज आना शुरू हो जाता है। अब क्या है कि अब उनकी ग्रोथ जो है वो वैसी नहीं होती, तो मतलब ये है कि अब जो है, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि वो जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो डेथ की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की। हमारे पास आधा घंटा है और टॉपिक बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी कवर करने की, ठीक है। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? नहीं, नहीं हो सकता। जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं हो सकता इसकी वजह से, ये जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं हो सकती। अक्सर जो है ये जो हीमोडायलिसिस का जरूरत पड़ती है अमूमन, ठीक है, अक्सर जो हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है वो ओवर द एज लोगों को पड़ती है। जवान लोगों को बहुत रेयर केसेस हैं जिनको ये फर्क पड़े। और दूसरी बात ये कि जो चीज आपके अंदर पहले से जेनेटिकली फिट है वो फिट है, यानी कि बाद में इतना ज्यादा फर्क आपके जीन्स के ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि इतना फर्क नहीं पड़ जाएगा कि अगले की किडनी में जो है डैमेज हो जाएगी। तो इस तरह से मुमकिन नहीं है कि डायलिसिस जो है वो सीधा आ जाकर आपके जीन्स के ऊपर इफेक्ट करे। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है कि एक डिजीज, डैमेज और मिसिंग किडनी जो है हो सकता है कि किसी का किडनी जो है वो खराब हो चुका हो, एंड स्टेज जो रीनल डिजीज पड़ी थी हमने वहां पहुंच चुका हो किडनी फेलियर में, या डैमेज हो चुका हो, या जो है किसी ने बेच दिया हो जरूरत के वक्त, और अब उसे जो है एक नया किडनी मिल गया हो, तो वो उसे अपनी बॉडी के अंदर प्लांट करना चाहता है। तो ये है कि इसका फायदा क्या है कि जो ट्रांसप्लांट की जाती है कि आपको एक किस्म की फ्रीडम मिल जाती है। फ्रीडम किससे? जो आप बार बार डायलिसिस करवा रहे थे, ऑपरेशन वगैरह करवा रहे थे, आपको एक दफा जो है जब अगर नया किडनी डाल देंगे तो होगा क्या कि आप जो है फारिग हो जाएंगे इन बाकी लांजों से, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है सिंपल चीज है कि आपके किडनी को निकाल के, या किडनी पड़ा हुआ भी है तो दूसरा किडनी डाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मैच की, डोनर रेसिपिएंट मैच के अंदर कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, हजारों से कई हजार ऐसी प्रोटीन्स होती हैं आपकी पार्टी के अंदर एक ही जगह के ऊपर, जो कि काज कर सकती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, या जो है कहते हैं जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन काज कर सकती हैं। लेकिन कुछ कुछ प्रोटीन जो है वो नेसेसरी होती है मैच करवानी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर सारी सारी मैच नहीं हो रही, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट्स जो होती है ना, उनको मैच लाजमी करवाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि दोनों का ब्लड टाइप जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ब्लड जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर कोई ए पॉजिटिव है तो दूसरा भी ए पॉजिटिव ही होगा तब। अच्छा, साथ में क्या है कि HLS प्रोटीन्स जो हैं, यानी कि ल्यूकोसाइड सरफेस प्रोटीन जो हैं, ये भी मैच होनी चाहिए, ठीक है। और ये अमूमन कितनी होती हैं? ये नंबर में 6 होती हैं। ल्यूकोसाइड सरफेस प्रोटीन है कि ल्यूकोसाइड जो है उसकी सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स मौजूद होती है, और अमूमन कितनी होती है? 6। इनमें से 3 जो है उनकी मैचिंग मस्ट है, कि आप उनमें से 3 की मैचिंग, यानी कि जो डोनर है उसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद है वो एग्जैक्टली जो है मौजूद हो रेसिपिएंट के अंदर, या आप ये कह सके कि उसका जो है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कोई ना हो, ठीक है। एंटीबॉडी जो है
यानी कि जब आप उसको एम्प्लॉयड करेंगे दूसरे रेसिपिटी के अंदर, तो वहाँ पे क्या हो कि किसी किस्म का एंटीबॉडी रिस्पॉन्स पैदा ना हो। ठीक है, अगर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शुरू हो गया तो वो नई किडनी को भी डैमेज कर देगा, और जिसके अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको भी डैमेज करेगा। ठीक है, तो ये है कि आपको कुछ प्रोटीन्स जो है वो जहन के अंदर रखनी पड़ेगी और आपको उनको मैच करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि कई ज्यादा प्रोटीन्स होती हैं, जैसे आप जो है HLS को नहीं देखेंगे, लेकिन ये है कि कुछ ऐसी होती है जो कि जिनको प्रायोरिटी दी जाती है कि ये जो है मैच होना लाजमी है, बाकी को कंट्रोल कर दिया जाता है। जो कि इम्यूनो सप्रेशन ड्रग दी जाती हैं, वो क्या करते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम लो कर देती हैं। आपका इम्यून सिस्टम लो कर देती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम किसी भी डिजीज के खिलाफ लड़ने से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वीक हो जाता है। तो होता ये है कि जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम काफी लो कर देते हैं, बदले में क्या है कि इस किस्म के रिएक्शंस होना जो है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। जो एंटीबॉडी अगर फर्ज के कोई छोटे लेवल के हो भी रहे हैं तो वो जो है नहीं होते, और या फिर ये कि एंटीबॉडी बन जाती है आराम से, इतनी ज्यादा नहीं बनती लेकिन थोड़ी सी बनती है, फिर क्या है कि वो हैबिचुएट हो जाता है उस बॉडी के साथ। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। जो पहला ऑपरेशन हुआ था वो तकरीबन 1954 में हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट का, 2 भाइयों के दरमियान, ट्विंस थे, उनके दरमियान हुआ था, और वो हो गया था। लेकिन एक दूसरा ऑपरेशन हुआ था जिसमें काफी ज्यादा सख्त जरूरत थी और तकरीबन मैच नहीं कर रहे थे वो, तब उन्होंने जो है वो एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो थी वो दी थी, और वो बंदा काफी टाइम के लिए जो है वो जिंदा रहा था। तो ये है कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो है, जो आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो डाउन कर देती हैं, वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट रखती हैं। अच्छा, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि आप जो है पूरा का पूरा एक ओपन किडनी स्ट्रक्चर जो है वो सॉरी ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से बहुत ज़्यादा जो है ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी ये कि जो नया किडनी डाला जाता है वो लोअर इन पोजीशन होता है, यानी कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी ओरिजिनल जगह है आपके किडनी को, जो नया डाला जाता है वो यहाँ पर डाला जाता है, लोअर इन बॉडी। तो ये जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर 10 मिनट रह गए, इसके बाद नया लिंक भेजूंगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो लोअर एंड पोजीशन होता है, तो लोअर एंड पोजीशन की वजह से क्या है कि कुछ ना कुछ डैमेज जो है वो जरूर साइड पर जरूर काज करेगा, या फिर ये है कि नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी अब जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, ज्यादा केसेस में क्या है कि लोग जो है वो रिकवर हो जाते हैं ठीक तरीके से, और जो है हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन चांसेस हमेशा रहेंगे। ठीक है, चांसेस हमेशा रहेंगे कि वो उसको जो है वो तंग करेगा। ठीक है, ये चांसेस जो है वो हमेशा रहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि लोअर क्यों डाला जाता है। देखें, जो आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से जो अगर आप किडनी निकालने की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप नया किडनी डालेंगे हो सकता है कि पहली बात ये कि दोनों का साइज जो है वो डिफरेंट हो। दूसरी बात यह है कि आप ऐसी जगह के ऊपर नहीं डालेंगे कि जहाँ पे ये किडनी जो है अगर थोड़ा सा भी फंक्शन परफॉर्म करेगा अपना, ठीक है, अगर थोड़ा सा फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो सीधे जाके आपके ब्लैडर के अंदर जाएगा, वो जो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो भी मेंटेन रखना है। दूसरी बात यह है कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके सामने जो है वो रेब्स भी होंगी, पसलियां होती हैं, जबकि यहाँ पे आपको नहीं मिलती। ठीक है, रेब्स नहीं होती, इसलिए जो है लोअर किडनी की प्रोटेक्शन भी कोई नहीं होती। अच्छा, रेब्स नहीं होती यानी कि आपको यहाँ पे फिर रेब्स काटनी पड़ती हैं अपनी। अगर आप बैक साइड से ऑपरेशन करने तो नर्वस सिस्टम आता है सामने से, रेब्स आ जाएंगी। फिर क्या है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑर्गन्स और भी मिल सकते हैं, यानी कि स्टमक वगैरह हो गया, बाकी चीजें। यहाँ पे स्ट्रेस आपको जो है वो इंटेस्टाइन मिलेगी, अगर आपको वो मिले भी तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जस्ट आपको ऑपरेशन करना थोड़ा आसान होता है, और इम्प्लांटेशन जो है वो एज कम्पेयर टू ओरिजिनल पोजीशन वो बहुत ज्यादा आसान होती है। ओरिजिनल में आपको बहुत ज्यादा जो है वो कटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल जो पोजीशन है वहाँ पे इतनी ज्यादा, यहाँ पे इतनी ज्यादा जो है वो कटिंग वगैरह नहीं की जाती, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा क्लियर होता है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन। ठीक है, तो ये है कि अगर ये फिट बैठ भी जाता है तो आप हमेशा किसी न किसी खतरे की घंटी आपके ऊपर बजती रहती है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये इनको प्रोटेक्शन भी नहीं होती ना, यहाँ पे पसली वगैरह भी कोई नहीं होती। तो ये जो है
नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, थर्मो रेगुलेशन। ये एक बहुत ही मजे का टॉपिक है, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में क्या है कि आपकी बॉडी की हीट जो है, आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको किस तरह से बैलेंस किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन क्यों जरूरी है? तो अगर आपको एंजाइम वाला चैप्टर याद हो, शायद फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो उसके अंदर जो एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये है कि वो स्पेसिफिक इन टेम्परेचर और स्पेसिफिक फॉर टीएच होते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो नेसेसरी है। डिजीज वाले केसेस में किडनी की रिप्लेसमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, एंड स्टेज रीनल डिजीज जो थी, ESRD, जो कि क्रोनिक किडनी फेलर जो था, वो जाके आपको जो है या तो डायलिसिस करने पड़ेंगे। ठीक है, आपका किडनी थोड़ा सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये है कि उससे रोजाना आप डायलाइजर लगाते रहेंगे, तो उससे एक दफा बेहतर है कि आप जो है किडनी ट्रांसप्लांट ही करवा लें, अगर कोई आपको किडनी डोनेट कर रहा है तो। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा सही किडनी भी है, डिजीज है, तो उसका भी क्योंकि अगर आपको बार बार डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें। बदले में क्या है कि वो आपकी जान छूट जाएगी, जैसे मैंने कहा था कि फ्रीडम आपको मिल जाएगी। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे थे और एंजाइम एक्टिविटी की बात कर रहे थे कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर काम करते हैं, तो वो क्यों अच्छा, यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन, कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? ऑल अबाउट 36.6 है, ये 1 से लेकर 37 कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज की बात करते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है आपकी तकरीबन। आप स्टमक का देखेंगे, वो आपको इसी रेंज के अंदर मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। किडनी के अंदर आपको ये टेम्परेचर मिलेगा, आपकी पूरी पूरी बॉडी के अंदर आपको टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा, यानी कि एवरेज की बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है? यानी कि 25 क्यों नहीं है, 20 क्यों नहीं है, 40 क्यों नहीं है, 45 क्यों नहीं है, 37 ही क्यों है? तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने मुझे वो गूगल क्लासरूम के अंदर, जब मैं असाइनमेंट पोस्ट करूँ तो वहाँ पे देना है। अगर नहीं भी की तो कल मुझे आपने यहाँ पे आंसर देना है। अच्छा, तो और दूसरी बात यह है कि आपकी हेल्थ और ग्रोथ जो है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर होते हैं। जो आपके एटम्स वगैरह हैं, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनमें वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और वाइब्रेशन बढ़ गई तो वो जो है मैकेनिज्म सही तरीके से नहीं करेंगे, और आपकी हेल्थ और ग्रोथ जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो एक्सटर्नल हीट है, उसकी बिना के ऊपर एनिमल जो है जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कि जिनको जो है ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो ठंडे इलाके की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे करते करते ठंडे इलाके के साथ इवॉल्व हो जाते हैं। और जिनको जो है वो ठंडक लगती है, वो गर्म इलाके की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि आप जो है आपके पास इतनी ज़्यादा एरिया मौजूद है, तो वो अकॉर्डिंग टू हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि गर्मी या सर्दी की बिना के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर अचानक से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसका इफेक्ट आपके सीधा ऑर्गन्स के ऊपर होता है, और उनको डैमेज करता है। होता क्या है कि ये आपके ऊपर किलिंग इफेक्ट डाल देता है, यानी कि उनको डैमेज इतना करेगा कि आपकी बॉडी जो है वो डेड हो जाएगी। तो हाइपरथर्मिया एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर क्या है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये कहने का मकसद ये था कि आपकी बॉडी के अंदर जो लिमिट्स हैं उनको कंट्रोल में रखना है, ताकि क्या हो कि आप अपनी नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब दो किस्म के एनिमल्स होते हैं जो कि अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। एक ही पोइकिलोथर्म्स और दूसरा है होम्योथर्म्स। वो एनिमल्स जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर एक एक विद इन नैरो रेंज नहीं रख सकते, उनको क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्म्स। और वो एनिमल्स जो अपना बॉडी का टेम्परेचर एक विद इन नैरो रेंज रख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? होम्योथर्म्स कह सकते हैं। काफी ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल कॉकरोच की दी थी, और होम्योथर्म्स के अंदर आप अपने आप को जो है वो शामिल कर लें। ठीक है, तो ये है कि पोइकिलोथर्म जो है वो विद इन नैरो रेंज, फॉर एग्जांपल अगर हम उनको टारगेट करते हैं कि आप उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इस लिमिट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो वो इस लिमिट के अंदर नहीं रखेंगे। जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है 40 की तरफ जाएगा, तो ये जो है बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पोइकिलोथर्म्स जो है इनका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है, जबकि होम्योथर्म्स के अंदर अमूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि आप के अंदर हीट आती कहाँ से? हीट जो है
बॉडी के अंदर जो रिएक्शन, या ये कहने कि एनर्जी की ट्रैवलिंग जो है वही आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आपके पास आती है एक तो केमिकल रिएक्शन ऑफ इंजेस्टेड फूड, जो आपने खाना खाया, अब जो तोड़ फोड़ का प्रोसेस हो रहा है उसी दौरान जो है हीट रिलीज हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, जो आप खाना सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है अक्सर, लेकिन उससे कुछ टाइम बाद आप जो है वो गर्म हो जाते हैं। उसका उसका मकसद क्या है कि जब वो बांड वगैरह टूटते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होती है और आपकी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है। लगभग पर किलो के थर्म्स का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के साथ मैच कर रहा होता है। ठीक है, लगभग कह सकते हैं, यानी कि वेरिएबल विद द एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, एक तो हम बात कर रहे थे कि जो आप खाना खा रहे हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जब उसके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसमें से जो रिएक्शन में से आपको क्या मिलती है? हीट मिलती है। जब उनके बांध टूटते हैं तो आपको हीट मिलती है। दूसरा क्या है कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है वो हीट मिल सकती है, और वो क्या है, एक आपके पास बड़ा सोर्स है, सनलाइट जो है आपको हीट देती है। दूसरा आप ये समझ लें, आग वगैरह हो गई जिस तरह, तो वो भी आपको हीट दे सकती है, लेकिन जो आपके लिए फायदेमंद है वो आपके लिए है सनलाइट। सनलाइट यानी कि आप जो खाना खा रहे हैं वो भी आपको सनलाइट की वजह से मिल रहा है। वो पौधे जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको कोई और एनिमल खा रहा है, आप उसको खा रहे हैं। तो जो सनलाइट के हीट है वही आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली जो है या इनडायरेक्टली जा रही होती है। तो दो किस्म की रिएक्शंस की वजह से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि थर्मो रेगुलेशन ह्यूमन की बात करें तो उसमें क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो इस रेंज के अंदर रहता है, और इस रेंज के अंदर रखने की वजह क्या होती है कि ये टेम्परेचर बेस्ट है किसी भी बॉडी को एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आपकी बॉडी का एंजाइम वगैरह जो है उनको क्या है कि काम करने के लिए बेहतरीन ये टेम्परेचर है, ना इतना ज़्यादा है ना इतना कम है। दूसरी बात ये है कि रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेन रोल अदा करता है कि आप जो शुगर्स और फैट्स वगैरह हैं उसकी ब्रेक डाउन से क्या करते हैं कि अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, और इसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस। ठीक है, और थर्मोजेनेसिस अमूमन आपका नर्वस सिस्टम और आपके हार्मोन जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ये चीज़ को डिज़ाइन करना शुरू कर देती है विदाउट एनी, आपकी जो ख्वाहिशें हैं उसके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरी है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग कहते हैं वो जो आपको कभी भी लग जाती है सर्दियों के अंदर। अब इसमें क्या है कि जो आपके वॉलेंटरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, वो अब मोटर न्यूरॉन से कंट्रोल हो रहे हैं, और बदले में क्या है कि रिपीटेड सिमुलेशन हो रही है, और वो जो है मूवमेंट शुरू कर देते हैं। जैसे आप जो है वो कांपने शुरू कर देते हैं। उस कांपने से क्या होता है कि जो नॉर्मल रूटीन में आपको हीट मिल रही थी उससे 5 गुना ज्यादा जो है वो हीट मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऊपर से सिमुलेशन आएगी। सिमुलेशन से क्या होगा कि आपकी जो वॉलेंटरी मसल्स हैं वो कांपना शुरू कर देंगे। कांपने के लिए चाहिए कि आप क्या करें कि अपने मसल्स को मूव करवाएं। जब अपने मसल्स को मूव करवाते हैं तो वहां पर हीट की प्रोडक्शन होती है, और जब हीट की प्रोडक्शन होती है तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि मेन मकसद आपकी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। हाँ, शिवरिंग रेयर केसेस में आप देखें सर्दियों के अंदर आप कभी सुबह सुबह उठ के डायरेक्ट रजाई से बाहर निकले, आपको लग पता जाएगा कि आप शिवरिंग क्यों करती हैं। वो ये है कि उसका मकसद क्या है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है ना। सर्दियों के अंदर गर्मियों के अंदर तो कभी आपको शिवरिंग नहीं होगी कि आपके बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस की जाए। तो ये है कि जब बाहर टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी की हीट बाहर निकल के उसके साथ इक्वल होने की कोशिश करेगी। लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 होना चाहिए तो आपको हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। आप कांपना शुरू कर देंगे। पहला जो इफेक्ट होगा उस कांपने से क्या होगा कि आपकी हीट जो है, आपका टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कंट्रोल में भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि लो टेम्परेचर के ऊपर होता है, यानी कोल्डनेस वगैरह के अंदर होगा। सही है, आप तो क्या करते हैं कि वो स्वेटर वगैरह या जैकेट वगैरह पहन के अपने आप को गर्म कर लेते हैं, अपनी हीट को रोक लगते हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों को उतारते हैं तब जो है वो शिवरिंग का प्रोसेस अमूमन होता है। अगर आपने कमरे के अंदर, यानी कि हमने अडेप्टेशन बहुत कर ली ना, अगर आपके कमरे के अंदर वो हीटर ना बड़ा हो, आपने जैकेट्स वगैरह ना पहनी हो, आपके पास कंबल ना हो, तो आपकी पूरी सर्दी के अंदर आप काम के मर जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की। ऐसा प्रोसेस जिसमें शिवरिंग का प्रोसेस नहीं होता लेकिन आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है।
वो चीजें, ये चीजें हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। दानिश, जो आपने क्वेश्चन किया है कि जो हीट प्रोडक्शन है वो सर्दी में हो रही है तो गर्मियों के अंदर उसके प्रोसेस क्या होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप जो है वो हीट लॉस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे कि किस तरह से आप हीट को गेन करते हैं, किस तरह से हीट को लॉस करते हैं। तो शिवरिंग जो है वो एक एक मैकेनिज्म है हीट को गेन करने का। ठीक है, ये सिर्फ एक मैकेनिज्म है, हम आगे बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे। ये यानी कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा वो सारी बातें। ठीक है, और मुझे आपकी मरियम, आपकी मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि जो आपने कंट्रोल ऑफ मसल्स पढ़ा था वो डेली नहीं होता, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई। तो ये है कि आपके जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो अप टू सम लिमिट, कुछ लिमिट के लिए आपकी आपकी जो विश है उसमें थोड़ी सी लिमिट कहते हैं, उसमें से जो है क्या है कि वो कांपना शुरू कर देते हैं, और दैट इज नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल। कि आप कांपते हैं तो कांपने से क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस की बात करते हैं कि नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है। तो इसमें हीट प्रोडक्शन जो है वो मेटाबॉलिक रेट से की जाती है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन, ये हार्मोन क्या करता है, जो कि आपका थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और उसका मेन काम ये है कि आपके मेटाबॉलिक रेट को तेज कर देता है। ठीक है, आपके क्या क्या करेगा, मेटाबॉलिक रेट को तेज करेगा। जब आपका मेटाबॉलिक रेट तेज होगा, आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म जो हो रहे हैं वो तेज हो जाएंगे। इट मीन्स कि ज्यादा एनर्जी अब बनना शुरू हो जाएगी। हम बात करें एनर्जी थर्मोजेनेसिस की, जस्ट थर्मोजेनेसिस की बात कर रहे हैं कि हीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी के अंदर। तो हम जो रिस्पायरेशन वगैरह पड़ी थी कि जब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। अच्छा, यहाँ पे जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है ये कम टाइम के लिए होती है, ये कम टाइम के लिए होती है, और हीट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं देती। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो कम टाइम के लिए होती है, जबकि ये जो थायरॉक्सिन से हाई मेटाबॉलिक रेट होता है ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए, ये ज्यादा टाइम के लिए देती है। तो अच्छा, यहाँ पे बात करें एड्रेनलिन जो है एक हार्मोन रिलीज होता है आपके एड्रीनल ग्लैंड में से, और ये आपको अमूमन फाइट एंड फ्लाइट एक्शन में वहां पे रिलीज होता है। जब आप हार्मोन वगैरह में पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि एकदम से आपकी बॉडी के अंदर कंडीशंस बन जाती हैं, कुछ मैकेनिज्म जो है रोक दी जाते हैं, कुछ मैकेनिज्म जो है वो अल्ट्रा फास्ट कर दी जाते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो गई, तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन मीन के आपका मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है भागने की तैयारी करेंगे, तो वहां पे क्या है कि जब मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाएगा आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, कि आपका बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेकिन एड्रेनलिन का जो फंक्शन है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लेकिन जो थायरॉक्सिन जो मेटाबॉलिक हीट को तेज करेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि आप खाना खाने के बाद जो है थोड़ा गर्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह यही है कि थायरॉक्सिन और आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रही थी अपना फंक्शन। हीट लॉस की बात करते हैं कि अगर आपने हीट को जाया करना है, आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हीट बन रही है, गर्मियां हैं फॉर एग्जाम्पल, चले गर्मियों की बात करते हैं, तो आपकी बॉडी में से हीट जो बन रही है उसको बाहर निकालना है, क्योंकि टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा हो गया है और वो मूव करके आपकी बॉडी के अंदर आ सकता है। तो आप कंटिन्यूसली हीट को किस तरह से लॉस करेंगे। सबसे पहले है रेडिएशन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है कंडक्शन। रेडिएशन क्या है कि आपकी बॉडी जो है जिस तरह सूरज से रोशनी लेती है, हीट ले रही होती है, उसी तरह उसको बाहर भी निकालती है, यानी कि आपकी बॉडी रेडिएट करेगी हीट को। ठीक है, हीट आपकी बॉडी में से निकलेगी, तो उसको कहते हैं रेडिएशन। कन्वेक्शन क्या है कि आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेशन करेंगी, आपकी जो स्किन के नीचे जो मौजूद है ब्लड वेसल्स वो डायलेट करेंगी। डायलेट से ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो उसके बाद क्या होगा कि ज्यादा जो है हीट जो है वो लॉस होगी। कंडक्शन कहते हैं कि आपकी बॉडी किसी चीज के साथ टच हो और अपनी हीट उसको ट्रांसफर कर दे। मिसाल के तौर पर आप जो है किसी ठंडी कुर्सी के ऊपर बैठ जाए तो आपकी बॉडी की हीट उसको ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अमूमन ये कुर्सी का मुकाबला रहता है गर्मियों के अंदर, जो है आप किसी जगह को बड़ी मुश्किल से गर्म करते हैं, फिर कोई आके उसके ऊपर बैठ जाता है और आपकी जगह ले लेता है। तो ये तीन प्रोसेस हैं, रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। ये सारे के सारे जो है वो इसी हीट लॉस प्रोसेस में होते हैं। तो रेडिएशन का जो हीट लॉस है वो 50% होता है। जो टोटल बॉडी आपकी हीट लॉस करती है उसमें से 50% जो है वो रेडिएशन की वजह से होता है। तो कन्वेक्शन की बात करें थे, वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन मीन आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं, जो आपके एपिडर्मिस के नीचे मौजूद है। जो आपके एपिडर्मिस के नीचे मौजूद हैं ब्लड वेसल, वो डायलेट होती हैं तो ज्यादा ब्लड फ्लो करता है नियर द सरफेस, आपकी सरफेस के करीब
जितना सर्विस के करीब ब्लड फ्लो करेगा तो जो कंडक्शन वाला प्रोसेस है आपकी एपिडर्मिस के ऊपर हीट आएगी और वहां से रेडिएट हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस आ गया। दूसरा ये है कि एवोपोरेशन, कि आपकी बॉडी एवोपोरेट करेगी, आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो एवोपोरेट होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी की हीट जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एवोपोरेशन भी एक एलिमेंट है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए आपकी हीट जो है वो लॉस होती है। इसके बाद है स्वेट ग्लैंड, कि आपको जो पसीना आता है तो आपकी जल्द जो है वो गीली हो जाती है, तो आपको जो है ठंडक महसूस होना शुरू हो जाती है, यानी कि बिल्कुल वही काम करती है। जब आप नहाते हैं तो आपकी जल्द गीली हो जाती है। तो इसी तरह जो स्वेट ग्लैंड है, एक तो आपकी बॉडी का अपनी हीट भी लेके बाहर आ रहे हो, दूसरा ये है कि जब आपकी बॉडी के ऊपर वो फैल जाता है पसीना, तो आपकी जल्द जो है वो गीली हो जाती है और बदले में आपको जो है ठंडक लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद एवोपरेशन थ्रू लंग्स, आपके लंग्स के अंदर जो गैसेज जा रही है वहां भी एवोपरेशन हो रही होती है, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपकी सांसें जो निकल रही हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो, ठीक है, यानी कि अभी भी आप जो है वो हो सकता है कि महसूस कर सकें कि आपकी जो सांस अंदर जा रही है वो गर्म होती है, ठीक है। तो ये है कि हीट को बाहर निकालना है। तो ये प्रोसेस है जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी से हीट को लॉस करते हैं, अमूमन किसके अंदर, गर्मियों के अंदर, सही है। अब है कि हीट कंजर्वेशन, कि आप हीट को कंट्रोल किस तरह से करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर रखते किस तरह से हैं। तो सबसे पहले है कि आपकी हाइपोडर्मिस जो है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, हाइपो कहते हैं नीचे को, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो डर्मिस के नीचे जो लेयर मौजूद होती है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, और उसके नीचे फैटी लेयर मौजूद होती है, फैटी एसिड जो होते हैं उसकी लेयर मौजूद होती है, और मोटे मोटे बंदों के अंदर ज्यादा मौजूद होती है, जैसे आप चर्बी कहते हैं। तो वो क्या करती है कि इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, कि हीट को अंदर बाहर जाने से जो है वो रोकेगी, ठीक है, हीट को अंदर बाहर नहीं जाने देगी और आपकी हीट जो है वो कंजर्व रहेगी। इसी तरह यही ऐसी इस किस्म की फैट इंसुलेशन जो है आपके वाइटल ऑर्गन्स जो है, किडनी और, हाँ, उसको पेंटिंग कहते हैं, ठीक है। और वो भी इसी तरीके से वही लंग्स के थ्रू जो मैं कह रहा था ऑपरेशन वाला प्रोसेस है, वही वही पेंटिंग के अंदर जो वो करते हैं, पेंटिंग ही कहते हैं ना उसे, शायद पता नहीं, मुझे वर्ड अभी याद नहीं, इस तरह का कोई वर्ड है जो वो गर्मियों के अंदर बाहर बैठ के लंबी से बाहर जुबान कार के वो कर रहे होते हैं, तेजी से सांस ले रहे होते हैं, वो भी हीट लॉस करने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, तो आपके वाइटल ऑर्गन्स है उसके इर्द गिर्द भी फैटी एसिड की लेयर मौजूद होती है जो कि इंसुलेशन का काम कर रही होती है, ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर भी सेम रहे। इसके बाद है कि हमने ऊपर पढ़ा था वेजो डायलेशन, अब हम पढ़ रहे हैं वेजो कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरियोल्स की, आर्टरियोल्स की क्या होगी, वेजो कंट्रैक्शन हो जाएगी, तो ब्लड वहां पे ज्यादा फ्लो नहीं करेगा और ज्यादा हीट जो है वहां पे ट्रांसफर नहीं होगी। लास्ट में है घूस बम्प्स। घूस बम्प्स क्या है कि आपकी बॉडी के ऊपर जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके जो बाल हैं वो हीट को लॉस होने से बचाते हैं, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो बाल मौजूद होते हैं, और अगर आप सर्दियों के अंदर नहाने जाते हैं और आगे ठंडा पानी हो तो आपके जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि वो सारे के बाल जो इस तरह खड़े हो जाते हैं और ऊपर एक इंसुलेटिंग शीट बना देते हैं, तो आपकी बॉडी की हीट जो है वो बाहर ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। दो टॉपिक रहते हैं हमारे, एक रोल ऑफ हाइपोथैलेमस और फीवर। तो अभी जल्दी से खत्म करते हैं, टाइम ऊपर हो चुका है, लेकिन ये है कि हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस यानी कि आपका दिमाग जो है वो किस तरह से सर्दी के प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वेल डेवलप्ड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, बहुत अच्छे तरीके से जो है कंट्रोल करता है, और साथ में स्किन को भी यूज करता है, आपकी स्किन के ऊपर भी जो है काफी ज्यादा रिसेप्टर मौजूद है सर्दी और गर्मी के लिए। ये हाइपोथैलेमस और स्किन मिल के जो है आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। रिसेप्टर और इफेक्टर मैकेनिज्म तो आपको पता ही होगा, किस तरह से रिसेप्टर रिसेप्ट करते हैं और इफेक्टर जाके उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, यानी कि शिवरिंग प्रोसेस जो है दैट इज जो है वो इफेक्टर के अंदर आ जाता है, जो शिवरिंग है। तो हाइपोथैलेमस को कैसे पता चलता है कि हाइपोथैलेमस में से जो ब्लड फ्लो करके जा रहा होता है वो उसका टेम्परेचर जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो अगर वो उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाए, अमूमन जो है ब्लड जो है वो कोर टेम्परेचर के ऊपर होता है, कोर टेम्परेचर मीन जो आपके इंटरनल बॉडी के साथ जो टेम्परेचर मौजूद होता है उसको कोर टेम्परेचर कहते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस में से जो ब्लड जा रहा होता है वो कोर टेम्परेचर के ऊपर होता है। तो अगर वो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपके हाइपोथैलेमस के अंदर जो सेट पॉइंट होता है उसको भी इंक्रीज कर दिया जाता है, फिर वो क्या करता है कि वो ऐसी रिएक्शन करता है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को लो से लो रखा जाए, ठीक है। तो नर्व इम्पल्सेस जो है वो जनरेट होती हैं, जो इसको हाइपोथैलेमस और आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, आपके दिमाग का जो एंड वाला साइड वाला पोजीशन है, ये वाली कॉर्टेक्स रीजन, ये फिर जो है नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर रैपिड और प्रिसाइज जैसे कहते हैं कि एक्शन लिया जाता है। वो कैसे मिल रहा है कि हाइपोथैलेमस और स्किन
दोनों मिल के आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर जाते हैं और एक रैपिड और प्रिसाइज डिसीजन लिया जाता है कि अब आप कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, बाहर टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कि एक तो वेजो डायलेशन करेगा। वेजो डायलेशन क्या होती है, ब्लड वेसल्स डायलेट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद है कि स्वेट ग्लैंड जो है वो पसीना हारे करना शुरू कर देंगे, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ताकि कम से कम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होता और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा राइज ना करे। जबकि इसके उलट जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो यही मैकेनिज्म उलट हो जाएंगे कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, स्वेटिंग जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, पेंटिंग आगे वही जो जो कुत्ते वगैरह करते हैं वो भी मना कर दी जाएगी कि आप ये प्रोसेस ना करें। और उसके बाद शिवरिंग जो है और थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन इसकी रिलीज होना शुरू हो जाएगी जो कि आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट है उसको फास्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका हाइपोथैलेमस जो है आपकी बॉडी को बॉडी टेम्परेचर को किस तरह कंट्रोल करता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है फीवर। फीवर आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है, जो मैंने बताया था 36.4 और 73.1 जो था, उससे ज्यादा अगर हो जाए तो उसे कहते हैं फीवर और या फिर कहते हैं पायरेक्सिया। वो केमिकल्स या वो टॉक्सिन जो कि पायरेक्सिया को की वजह बनते हैं उनको पायरोजेंस कहते हैं। वो चीजें जो आपकी बॉडी के अंदर बुखार पैदा करती हैं उनको क्या कहते हैं, पायरोजेंस कहते हैं। ये टॉक्सिन भी हो सकते हैं जो कि किसी पैथोजन ने रिलीज किया हो, या आपके न्यूट्रोफिल जो आपके डिफेंस सिस्टम में न्यूट्रोफिल से वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं या किसी भी एनिमल को खत्म करने में, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। अच्छा, तो पायरोजेंस क्या करते हैं कि आपके हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है उसको जो है वो चेंज कर देते हैं। उसके बदले में क्या है कि वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा कर देता है। ज्यादा करने से क्या होगा कि स्टिमुलेट डिफेंस सिस्टम के वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा कर देगा और जो पैथोजन है उनकी डिस्ट्रक्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये फीवर जो है मैंने आपको पहले बताया था किस तरह जो है आपके बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करता है। तो इसके साथ आपका आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। तो और आपका ये चैप्टर भी जो है वो खत्म हो गया।